दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 में तक हम सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ओके, अथवा सारे जो प्रश्न है उनका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, एक एक क्वेश्चन को हमें क्या समझना है और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे विद्यार्थियों कमेंट आते हैं, सर ये मॉडल पेपर क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक कंप्लीट देख लेते हैं, हर क्वेश्चन आपको आसान लगने वाला है जब मैं आपको समझाऊंगा। ओके, चलिए देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन का हम समझेंगे सॉल्यूशन। इससे पहले हिंदी का मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्यूशन बताया है, तो आप जाकर जरूर देखिएगा और अन्य आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं। और सभी दोस्तों आपके जो क्वेश्चन आंसर का मैंने टाइप करके सॉल्यूशन तैयार किया है ताकि मैं आपको आसानी समझा सकूं और आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न कितने लाइनों में लिखना है, 3 नंबर वाला किस लाइनों में लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, उसी लैंग्वेज में रहने वाला है, तो ताकि आप अच्छे समझ सकें। सबसे पहले तो हम सही विकल्प देख लेते हैं। पहला है निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है। तो चालू खाते में घाटा तब होता है या कम हो भुगतान से, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर होना चाहिए। चालू खाते में घाटा तब होता है जब प्राप्तियां कम होती है भुगतान से। आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों में कितने खातों बांटा है, 2। इसका थोड़ा क्लियर आपको कर लेना है कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। योजनागत उपभोग का मूल्य है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो राइट आंसर है आपका दोस्तों प्रत्याशित उपभोग। प्रत्याशित उपभोग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस का सूत्र आपको पूछा जा रहा है, तो डेल एस अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई। नेक्स्ट है डेल क्या है, परिवर्तन का साइन है। ओके, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू आय क्या है, उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है। निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए एमपीएस। ओके, एमपीएस हमारा क्या है, वही आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति है। अगर सभी के आपको फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, एपीसी या एपीसी है, एमपीसी है, एपीएस है, तो इनका फुल फॉर्म क्या होते हैं, इंग्लिश में याद नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आपको तैयार करके रखना है कि एमपीएस यानी होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति, क्योंकि आगे में क्या है यूज करना पड़ता है। आगे देख लेते हैं। इसके आगे आ जाते हैं, हमारे किसान की पूर्ति कीजिए। अनाधिमान वक्र का ढाल डेडेस होता है, तो इसका आपका जो ढाल होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऋणात्मक लिखें या फिर आप नकारात्मक भी लिख सकते हो। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को डेडेस कहते हैं, तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्पादन फलन आगतों एवं डेडेस में संबंध बताता है। उत्पादन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन फलन है आगतों और उत्पादन के क्या संबंध बताता है। कुल लागत इक्वल टू होता है डेडेस गुणे मात्रा, तो इसका राइट आंसर प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागत, तो कुल लागत बराबर होता है प्रति इकाई लागत गुणे मात्रा। नेक्स्ट पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र डेडेस होता है, तो ये किस प्रकार से होता है, क्षैतिज होता है, तो क्षैतिज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आपका ये दिया हुआ है निम्न समीकरण में पूर्ति लोच बताने, कैसे निकालेंगे, पहले तो आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। सॉल्व इसे हम करते हैं, यहाँ से एक जीरो से एक आपका एक जीरो यहाँ चला जाता है। ओके, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो ये चले जाते हैं, 2 से ऊपर 2 नीचे चले जाता है, 8/3 आता है। 8/3 अगर आप करते हैं तो 8/3 का सॉल्व करते हैं तो 2.6 साल लगभग आपको आने वाला है। यानी जो आपकी पूर्ति लोच मतलब 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा की कंडीशन में आपकी क्या होती है, अधिक लोचदार होती है, तो ऐसे निकालना पड़ता है। तो अधिक लोचदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूर्ति लोच है आपकी अधिक लोचदार होगी। 1 से ज्यादा अगर आता है तो अधिक लोचदार माना जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आ जाए सत पहला है उत्पादन की प्रति इकाई की कुल स्थिर लागत को औसत लागत कहते हैं, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल उपयोगिता न्यूनतम होती है, तो ये दोस्तों हमारा क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि जब उस समय क्या होता है, जब सीमांत लागत शून्य होती है कुल उपयोगिता क्या अधिकतम होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में ये आपका पूरा आता है डायग्राम में, जब आप देखेंगे पूरा जो आपका डायग्राम है नहीं वक्र देखेंगे उसमें पूरा आपको बताया जाता है जब सीमांत लागत आपकी शून्य पहुंच जाती है कुल लागत आपकी अधिकतम हो जाती है। पूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह होता है धनात्मक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मांग वक्र के बाईं ओर शिफ्ट होने पर वस्तु की कीमत कम होती है, तो चौथा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत तल कहा जाता है, तो ये भी दोस्तों हमारा असत्य हो जाएगा। क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि कीमत नहीं, कीमत तो सीमा कहा जाता है। या तल लिखा है इसलिए आपका सत्य हो रहा है। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पादन, सीमांत लागत गुणे क्या है, श्रम का सीमांत उत्पादन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो गया, असत्य हो जाएगा।
कंप्लीट हो जाता है, 7 हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारी आ जाती है सही जोड़ियां। सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद तो आपको पहली नंबर हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, इस टाइप से। पहला सकल, दूसरा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा आपका जीडीपी प्लस NFIA, ये हो जाएगा दूसरा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद दोस्तों आपका हो जाएगा NDP प्लस क्या है, मूल्यह्रास। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा निवल निवेश, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। फिर दोस्तों हमारा अवमूल्यन, तो अवमूल्यन दोस्तों हमारा हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में कमी होता है। अवमूल्यन क्या कहलाता है, मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही तो हमारा अवमूल्यन कहलाता है, तो ये हो जाएगा 5वां। नेक्स्ट हमारा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय दोस्तों हमारा जो घाटा है वो हो जाएगा हमारा कुल व्यय माइनस, ये आपका पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 6वां। प्राथमिक घाटा हमारा क्या है, राजकोषीय घाटा माइनस है शुद्ध ब्याज अदायगिता, हमारा हो जाएगा प्राथमिक घाटा, तो ये हो जाएगा 7वां। तो इस प्रकार से हमारे क्या है कंप्लीट हो जाती हैं सही जोड़ियां। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दीजिए। काफी ज्यादा सॉल्यूशन मेहनत को तैयार करने में क्या है बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है, आप समझ सकते हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में हमारा पहला है, सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगनर फ्रिंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रेगनर फ्रिंज। आगे नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? अवसर लागत को क्या है, वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वैकल्पिक लागत। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, चाय एवं कॉफी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? कई बार ये आपको मैं बता चुका हूं, द्विमासिक परिचय बताया है, ओके, त्रैमासिक में बताया है, जो कि स्थापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। तो ये आपका जो चाय और कॉफी का जो संबंध है वो हमारा क्या है, स्थापन्न वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। ओके, स्थापन्न वस्तुएं क्या है कि अगर एक हमें मिल जाता है, अगर एक नहीं मिल रहा है, की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, तो उसके स्थान पर हम क्या दूसरे में शिफ्ट हो जाए, वो हमारे स्थापन्न वस्तुएं। ओके, और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तु क्या होती है, जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर निर्भर रहती है, जैसे कार और पेट्रोल का संबंध हो जाता है, स्याही और पेन का संबंध हो जाता है, ये पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। जबकि गेहूं और चावल है वो आपके स्थापन वस्तु है, चाय और कॉफी स्थापन वस्तु के। नेक्स्ट है, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है, तो तब सीमांत उपयोगिता होगी आपकी शून्य होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य है? तो मुद्रा का ये प्राथमिक कार्य होता है। ओके, तो ये प्रमुख कार्य यानी प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट है, बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, RBI लिख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे का सूत्र लिखिए। तो राजस्व घाटे का सूत्र क्या होता है? कुल राजस्व प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व व्यय, ये है दोस्तों आपका राजस्व घाटे का फॉर्मूला। इस प्रकार से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी देख लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से 2 अंकी वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था का अर्थ लिखिए। अथवा क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बिल्कुल सिंपल है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध यानी योजना बनाना, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था की योजना बनाना केंद्र सरकार द्वारा। सिंपल है, केंद्र सरकार ने केंद्र के अधिकारियों द्वारा अर्थव्यवस्था की योजना बनाना, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मतलब नाम ही से आप अर्थ निकाल सकते हैं। ओके, तो किस प्रकार से लिखना है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किए जाए, इससे संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किए किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। ओके, सिंपल है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है कि यह इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करना है, इसका जो निर्णय होगा सरकार द्वारा, जो नियुक्त केंद्रीय अधिकारी होता है उसके द्वारा किया जाता है। अथवा क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रिया को जो निर्धारण है बाजार की जो परिस्थितियां स्थितियां हैं उसके अनुसार किया जाए, बाजार अर्थव्यवस्था। पेपर में भी दोस्तों इतना ही लिखना है। ओके, अब इसे बाजार अर्थव्यवस्था को आप बहुत ज्यादा दिन से समझा सकते हैं। ओके, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 लाइन लिखना है। ओके, नहीं तो फिर लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन हो जाते हैं फिर वो आपसे क्या है छूट जाएंगे या उनमें कम लिखेंगे। लॉन्ग वाले में लॉन्ग लिखना है, शॉर्ट में आप क्या 2 लाइन में भी आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न हमारा 7वां है कि उपयोगिता फलन का सूत्र लिखिए। अथवा क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुओं का अर्थ एवं कोई 2 उदाहरण लिखिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कवर कराए थे, आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में। अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट में पढ़ते समय क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, किस टॉपिक को आपको समझना है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर कोई टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो भी आप बताइएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको लगता है लेकिन वो आपसे नहीं बना है, एक बार स्पेसिफिक बताइए कमेंट करके, तो मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक भी वीडियो देते रहूंगा। ओके,
तो उपयोगिता फलन का हमें बताना है, उपयोगिता फलन का सूत्र बताना है। सिंपल उपयोगिता फलन का सूत्र होता है कैपिटल C इक्वल टू स्मॉल c प्लस बी वाई। अब ऐसा आपका लिखने बस में फॉर्मूला काम नहीं पड़ेगा, चलेगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन क्या है। कैपिटल C क्या है, कुल उपभोग है। स्मॉल c यहाँ क्या है, मूल उपभोग है। स्मॉल बी आपका क्या है, खर्च करने की जो सीमांत प्रवृत्ति है। और वाई आपका क्या है, आय है। ओके, तो ये आपका हुआ। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला लिखना है, पेपर में इसी प्रकार से आपको बताना है। अगर एक वाक्य नहीं पूछा जाता तो भी यही रहने वाला है। कोई भी फॉर्मूला लिखें तो आपको उसका लिखना तो स्ट्रक्चर तो लिखना ही है, साथ ही उसमें बताना सी बी वाई जो भी आता है, एम पी कुछ भी अगर रहता है तो उसको किस क्या डिनोट कर रहा है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, तब मतलब निकलेगा। नेक्स्ट है आपका अथवा। गिफिन वस्तुएं क्या होता है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका गिफिन वस्तुएं। ये आपका जो इसके उदाहरण है अक्सर क्या है उसमें ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। गिफिन वस्तुएं होती क्या है, तो गिफिन वस्तुओं में क्या है, मांग का नियम लागू नहीं होता। सबसे पहले गिफिन वस्तु की मेन पॉइंट है कि मांग का लागू नहीं होता। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है कि गिफिन वस्तु में मांग का लागू होता है, तो आपको असत्य लिख देना अगर सत्य सत्य में आता होगा, क्योंकि मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि गिफिन वस्तु का निम्न स्तरीय वस्तुएं भी कहा जाता है, मतलब लो क्वालिटी वाली वस्तु होती है वो गिफिन वस्तुएं कहलाती है। ओके, निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता इनकी मांग घटा देता है। ओके, अथवा कम कर देता है। अगर इनकी बहुत ज्यादा कीमत कम हो जाती है, ओके, तो लोगों ने क्या है निम्न, वैसे भी ये निम्न कोटि की वस्तुएं लो क्वालिटी वाली वस्तुएं हैं और बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो क्या है उपभोक्ता क्या है इनको क्या है कम मांगता है, कम लेता है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो ज्वार बाजरा गेहूं की तुलना में क्या है निम्न स्तरीय किस्म की क्या है वस्तु मानी जाएगी। और एग्जांपल के लिए हम क्या है शुद्ध घी की तुलना में डालडा ले लेते हैं, क्योंकि डालडा सस्ता रहता है तो डालडा क्या है निम्न कोटि यानी निम्न स्तरीय वस्तु माना जाएगा, जबकि क्या शुद्ध घी क्या है एक आपका उच्च स्तरीय वस्तु मानी जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, ओके, उपभोक्ता की आय बढ़ती है यानी आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे, पैसे आएंगे तो क्या है गिफिन वस्तुओं की मांग घट जाती है। क्यों मांग घट जाएगी, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आएंगे तो आप क्या शुद्ध घी भी खरीद सकते हैं, ओके, फिर डालडा क्यों लेंगे। लेकिन यदि क्या है आपका अगर उपभोक्ता की आय क्या कम हो जाती है तो फिर क्या है जो गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। जब बहुत ज्यादा आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या है डालडा में काम चलाना पड़ेगा, इस टाइप से रहता है। ओके, थोड़ा समझ कर आपको लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में क्या होता है नॉर्मल आप पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट लगेगा, उदाहरण के साथ समझ कर तैयार करेंगे तो आप लंबे समय तक आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपयोगिता की गणनावाचक विश्लेषण का अर्थ समझाइए, अथवा में है उपयोगिता की क्रमवाचक विश्लेषण का अर्थ बताइए। तो उपयोगिता है, उपयोगिता क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा क्या है किसी भी वस्तुओं को उपभोग करने की जो मापन है वही हमारी उपयोगिता मानी जाती है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का किस प्रकार से उपयोग कर रहा है वो उपयोगिता है। तो इसके जो अर्थशास्त्री हैं अलग अलग प्रकार से इसका विश्लेषण किया। तो दो प्रकार से मैंने इसका विश्लेषण होता है, एक तो गणवाचक होता है, क्रमवाचक विश्लेषण होता है। ओके, तो गणवाचक में क्या है नाम ही है गणना, गणना यानी नंबरों के आधार पर की जाती है। तो उपयोगिता विश्लेषण जिसमें क्या गणना के आधार पर किया जाए 2 4 6 8 इस प्रकार से नंबरों के आधार पर किया जाता है, गणनावाचक विश्लेषण होता है। क्रमवाचक विश्लेषण में क्या होता है उपयोगिता का जो विश्लेषण होता है क्रम के आधार पर होता है, मतलब जो इस प्रकार से आपको 4 चीजें दी जाती है। तो मैं आपसे पूछूं सबसे अच्छी चीज को आपको कौन सी लग रही है, ए नंबर की तो आपने ए रख दिया, फिर उसके बाद बी लग रही है, फिर सी लग रही है। या अगर किसी को ए लगती है फिर डी लगती है फिर सी लगती है, तो क्रम जमाते हैं हम कि सबसे अच्छा में क्या लगता है, फिर उससे कम अच्छा क्या लगता है, उससे कम अच्छा लगता है। अगर हम किसी वस्तु के क्या उसको पसंद के आधार पर क्या जमाते हैं तो क्रम कर रहे हैं, क्या क्रम कर रहे हैं, तो क्रमवाचक विश्लेषण में जाएगा। गणनावाचक विश्लेषण में क्या है संख्याओं को महत्व दिया जाता है। तो क्या लिखना है, लिखने का तरीका इस प्रकार से रहने वाला दो लाइन में समझा देना है। उपयोगिता की गणवाचक यानी संख्यात्मक मापन से अभिप्राय है कि इकाइयां जैसे 2 4 6 8 के रूप में उपयोगिता का क्या मापन किया जाता है, यानी संख्याओं के रूप में क्या उपयोगिता की गणना बताया जाता है। ओके, इस माप की यह मान्यता है कि किसी भी मात्रा की भांति उपयोगिता को भी अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिस प्रकार से हम और वस्तुओं की क्या मापन कर सकते हैं। जैसे टमाटर लेना है तो हम जान सकते हैं 1 किलो टमाटर 2 किलो टमाटर, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनका हम क्या है मापन कर सकते हैं। दूध का हम क्या लीटर में करते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर। इसी प्रकार से अर्थशास्त्रियों का कहना कि उपयोगिता को भी हम क्या है इसी प्रकार से क्या है मात्रा के रूप में क्या है माप सकते हैं, अथवा उपयोगिता की मात्रात्मक माप संभव है। और देख लेते हैं उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण। तो उपयोगिता की क्रमवाचक है श्रेणीबद्ध, श्रेणी में क्रम से जमाना के माप से अभिप्राय है कि जैसे उच्च या निम्न के रूप में उपयोगिता का माप या अभिव्यक्त किया जाए। विभिन्न स्थितियों में या विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के मध्य उपयोगिता की तुलना की जाती है, इसमें तुलना की जाती है। ओके, यहाँ से आपके सामने क्या रख दिया जाता है, एक चाय रख दी जाती है, कॉफी रख दी जाती है, दूध भी रख दिया जाता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों क्या है सबसे अच्छा दूध अच्छा लगता है, उसके बाद क्या लगती है चाय, उसके बाद कॉफी लगती है, उसके बाद चाय लगती है। बहुत सारे विद्यार्थी पहले चाय फिर कॉफी फिर दूध, मतलब अपना अपना सबका पसंद होता है। तो अगर इस आधार पर हम क्या है क्रम जमाते हैं तो वो हमारे किसके अंदर जाएगा क्रमवाचक विश्लेषण के अंदर जाएगा। ये जो हम तुलना के आधार पर जमा रहे हैं तो वो उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण कहलाएगा। उदाहरण में लिखा है कि कॉफी का 1 कप चाय के 1 कप की तुलना में क्या है आपको अधिक संतुष्टि देगा। मतलब बहुत सारे लोगों को क्या है चाय की तुलना में कॉफी ज्यादा पसंद लगती है, तो कॉफी का 1 कप
चाय के एक कप की तुलना में आपको क्या अधिक संतुष्टि यानी उपयोगिता देगा। उपयोगिता क्या है? संतुष्टि है आपकी, ओके, किसी वस्तु से आप कितनी संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं वही उपयोगिता है। सिंपल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 9 में आ जाता है। लिखना जितना है आपको पेपर में उसी हिसाब से मैंने सॉल्यूशन दिया है, उसी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है उपयोगिता की, ये तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9 में आ जाता है। पैमाने के प्रतिफल को संक्षिप्त में लिखिए अथवा में हमारा परिवर्ती अनुपातों का नियम लिखिए। चलिए देख लेते हैं। पैमाने के प्रतिफल को संक्षिप्त में लिखिए। ओके, जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ A to Z मैंने सॉल्यूशन आपको तैयार कर लिया। अगर आपको ये पूरा टाइप वाला सॉल्यूशन PDF चाहिए प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए, तो आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको मॉडल पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन PDF प्राप्त करनी है, ओके, तो 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप ले सकते हैं। इसकी फीस आपकी 29 रुपए लेने वाली। इसमें आपको क्या कंप्लीट मॉडल पेपर का क्या सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। बाकी आप क्या अगर प्रॉपर पूरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसमें आपको पूरे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, कई प्रकार के मॉडल पेपर मिलने वाले। ये मॉडल पेपर के साथ साथ जो मैंने भी कई प्रकार के तैयार किए जिससे आप क्या प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आप क्या हाई स्कोर कर जाएंगे। तो ओके, तो वो सब कोर्स में रहने वाला है। तो आप क्या है 90 39 53 44 79 इसलिए व्हाट्सएप में मैसेज करके क्या कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को अगर आप कंप्लीट ज्वाइन कर लेते हैं इसमें आपका मेन फायदा रहने वाला है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है पैमाने के प्रतिफल को संक्षिप्त में लिखिए। तो पैमाने का प्रतिफल उत्पादन में होने वाला वह परिवर्तन है जो उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ एक ही अनुपात में परिवर्तन करने पर सामने आता है। पैमाने का प्रतिफल कहलाता है। पैमाने के प्रतिफल को किस प्रकार से याद रखना है कि उत्पादन में अगर जो हम परिवर्तन कर रहे हैं उसमें हमें क्या है, जो उत्पादन के सभी साधनों को अगर हम एक साथ और एक ही अनुवर्तन के करने पर जो हमारे सामने रिजल्ट आता है वही हमारा क्या है, पैमाने का प्रतिफल है। परिवर्ती अनुपातों का नियम क्या है? तो परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है? पहले समय में क्या माना, जो पहले के अर्थशास्त्री तो उन्होंने कहा है, तो क्या है कि एक ही देखिए पहले आपके उत्पादन के क्या 5 साधन होते हैं। कौन कौन? उत्पादन के पहले आपको 5 साधन क्लियर कर लीजिए। उत्पादन के 5 साधन कौन है पूछा भी जा सकता है। तो भूमि होता है, श्रम होता है, पूंजी होता है, ओके, और उद्यमिता होती है यानी मेहनत, और आपकी है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी होती है। तो ये उत्पादन के 5 साधन माने जाते हैं। तो यह क्या बताया जा रहा है कि पहले समय माना जाता है कि केवल क्या है, भूमि यही है जिसमें क्या होता है लगातार अगर उसका उपयोग करते जाते हैं तो उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है घटती है। हम जानते हैं कि किसी कोई जमीन है उसमें अगर हम क्या अनाज उगा रहे हैं लगातार उगाते जाते हैं तो उसकी उर्वरक क्षमता है भूमि की वो खत्म हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जिसकी जितना उसका उत्पादन होता है मान ली 10 कुंटल हो रहा तो उतना ना हो कि आप क्या 3 कुंटल होने लगता है, मतलब धीरे धीरे उसका उत्पादन कम होता जाता है। तो पहले समय माना जाता है तो केवल एक भूमि ही एक ऐसा उत्पादन का साधन है जिसमें क्या कमी आती रहती है। लेकिन फिर अर्थशास्त्रियों ने नई परिभाषा दी, ओके, जिसमें जिसे क्या है परिवर्तित अनुपात का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार क्या है, यदि अन्य साधनों का उपयोग स्थिर रखते हैं, ओके, करते हुए किसी परिवर्तनशील साधन जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ओके, तो यदि मैं आपको तुरंत कह दूं कि आप क्या अपनी पूंजी आप बढ़ा लीजिए, तो क्या किसी पास अचानक से पैसे तो आ नहीं सकते हैं, ओके, तो पूंजी आप बिजनेस को बढ़ाना है तो अचानक से आप पूंजी तो बढ़ा नहीं सकते हैं, ओके। साथ ही अगर आप क्या है भूमि की बात करते हैं तो वो भी आपका है स्थिर लागत में आपका जाएगा, और आपका जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपका है, मशीनें भी आपकी फिक्स रहने वाली। लेकिन आप क्या मजदूरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, श्रम यानी मजदूरों की संख्या से बढ़ा सकते हैं। तो परिवर्तनशील लागत में हम यहाँ मान सकते हैं कि जो मजदूर हैं, तो क्या बताया जा रहा है कि यही अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखा जाए। अन्य साधन हमारे कौन कौन से हैं, हमारा श्रम हो जाता है, ओके, इसमें हमारा पूंजी आ जाता है, टेक्नोलॉजी यानी हमारी मशीनें आ जाती हैं, ओके। तो अगर उनको स्थिर परिवर्तनशील साधन हमारा कौन सा है, श्रमिकों की संख्या, तो उन्हें हम बढ़ाते हैं तो कुल भौतिक उत्पादन में शुरू में बढ़ती है। जो हमारी जो उत्पादकता है शुरू में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जैसे हम मजदूरों की संख्या बढ़ाते जाएंगे बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर एक ऐसी कंडीशन आती है कि घटती दर से बढ़ती है, लेकिन क्या घटती दर से बढ़ती है और अंत में क्या है वो ज्यादा सीधे क्या गिरने लगती है। और इस कंडीशन जब क्या है आपकी कुल उत्पादन क्या अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता क्या आपकी शून्य हो जाती है। तो इस टाइप से आपका रहने वाला है, ओके। अब यहाँ प्रश्न मन में आता होगा कि जब हम क्या है मजदूरों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो कुल हमारी उपयोगिता बढ़ती, मतलब कुल हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है। कुल उत्पादन बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता ही जाना चाहिए, घटने क्यों लगता है, एक स्थिति ऐसी आती है वो घटने लगता है। रीजन इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि अगर कोई मशीन में अगर 5 मजदूर बस काम कर सकते हैं, पहले क्या है 2 मजदूर काम कर रहे हैं, हमने 1 मजदूर बढ़ाया तो 3 मजदूर काम में लगे, 4 मजदूर बढ़ाया 5 मजदूर उसमें बढ़ाते जाते हैं, तो 5 मजदूर उसमें काम करने लगे तो हमारे क्या धीरे धीरे 2 से 3 किया, 3 से 4, 4 से 5 कर दिया, तो हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो क्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अब उस मशीन में क्या है 6 काम करेंगे 7 भी हम लगाएंगे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसे ऑपरेट करने वाले के 5 ही बस की आवश्यकता है, बाकी की आवश्यकता है नहीं है। अगर हम जबरदस्ती लगा भी रहे तो क्या है जबरदस्ती का उनका बैग खर्च करना पड़ेगा, इस कारण हमारे क्या है जो हमारी कुल उत्पादन वो क्या घटने लगता है। आइए वो समझिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, लिखना जितना है उतना है आपको, क्योंकि समझाने के लिए आप जितना चाहे इसे समझ सकते हो। अवसर लागत का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। अवसर लागत को देख लेते हैं। तो
तो अवसर लागत लिखा किस प्रकार से जाता है वो आप देख लीजिए। परिभाषा केवल आपको 2 लाइन में बतानी है, 2 लाइन में आपको उदाहरण के साथ बताया है। कोशिश करिए अगर कोई टॉपिक आपको अच्छे से पता है तो परिभाषा भली आप कम, लेकिन उदाहरण के साथ अगर आप उस प्रेजेंट करते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है तो आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे, समझ में आगे टीचर को कि हाँ इसे, क्योंकि पूरा जो आपके इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपके उदाहरण से समझ में आते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से आप पढ़ते हैं शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से आपको जब समझ में आता है तो टीचर भी इसी प्रकार से समझेगा। ओके, तो अवसर लागत क्या है? अवसर लागत वह त्यागा हुआ लाभ है जो चुने गए विकल्प के अलावा किसी अन्य विकल्प से भी प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कंपनी के पास एक दिन में 100 स्मार्टफोन या 75 टैबलेट बनाने की क्षमता है। कोई एक कंपनी है तो एक काम कर सकती है, तो वो 100 स्मार्टफोन बना ले या फिर क्या है 75 टैबलेट बना ले। अगर कंपनी क्या है स्मार्टफोन बनाने के चुनती है, कंपनी कहती है मुझे 75 टैबलेट नहीं बनाने हैं, मुझे क्या है 100 स्मार्टफोन बनाने हैं, तो उसमें क्या है 75 टैबलेट बनाने के मुनाफे में अंतर की जो अंतर होगा, मतलब जो देखिए 100 स्मार्टफोन से जो प्रॉफिट तो मिलेगा क्योंकि 100 स्मार्टफोन बनाए हैं, लेकिन जो 75 टैबलेट तो बनाना छोड़ दिया, मना कर दिया उसके लिए, तो उसके लिए जो क्या है 75 टैबलेट का जो मुनाफा था उसमें क्या अंतर आ जाएगा, वो हमारी अवसर लागत कहलाती है। ओके, अब बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी भी समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप कहीं अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ओके, तो एक आप 3 जगह अप्लाई करते हैं, पहली फर्स्ट जगह, सेकेंड और ये थर्ड। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, 3 जगह आपने अप्लाई किया, तो जब आपको पहली जॉब के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि मैं आपको केवल कितने दूंगा 25,000 आपको सैलरी मिलने वाली होगी, 25,000 रुपये मिलने वाली है। नेक्स्ट जगह आपको क्या है 30,000 में आपको सिलेक्ट किया जाता है, और नेक्स्ट अगर आपको और तीसरी जगह अप्लाई करते हैं तो वहाँ सीधे कहा जाता है आपको क्या है 45,000 आपको क्या है सैलरी मिलने वाली है। तो ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 3 नौकरियां करनी है, 3 जगह नौकरी करने के लिए आपको ऑप्शन है, ये आपको क्या है इतनी सैलरी मिल रही है, क्या आप चुनेंगे? अधिकतम सभी विद्यार्थियों को ये रहेगा भाई जहां पैसा मिलेगा वहां काम करूंगा, तो भैया क्या है हम कहाँ नौकरी करेंगे? तीसरी वाली कंपनी में काम करेंगे जहां में क्या है 45,000 रुपए मिलने वाले हैं। ओके, 45,000 रुपए मिलेंगे वहां करेंगे, सिंपल है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन अब यहां से समझना है आपको। ओके, तो अवसर लागत में क्या लगी, तो जो आपने चुना वो अवसर लागत नहीं है, चुने हुए विकल्प के लिए हमने जितना त्यागा है। दूसरे ऑप्शन में क्या, अगर मान लीजिए आपको ये नौकरी नहीं मिलती है, ओके, तो फिर आप क्या करेंगे? तो 25,000 वाला 30,000 ऑप्शन है तो 30,000 में आप जाएंगे। ओके, तो चुने हुए विकल्प के लिए आपने क्या त्यागा, तो आपने सेकंड नंबर का त्याग दिया। देखिए 30,000 का ऑप्शन था लेकिन आपने क्या 45,000 वाला चुना। तो ओके, तीनों ऑप्शन में से आप लोग क्या है सबसे पहले इसी चुनेंगे, फिर उसकी कम क्या 30,000 को चुनेंगे, सबसे कम फिर क्या इसकी रहेगी क्योंकि ये कम सैलरी है इसमें। तो आपने जैसे अपने चुने हुए विकल्प के लिए आपने जितना त्याग किया, कितना आपका त्याग किया 30,000 त्याग किया, तो इस वाले एग्जांपल के लिए जो आपकी अवसर लागत होगी वो कितनी मान लीजिए 30,000, मतलब आपने 45,000 के लिए क्या 30,000 छोड़ दिए, तो जो छोड़ा हुआ होता है त्यागा हुआ भाग होता है वही हमारी क्या अवसर लागत कहलाती है। समझ में आया है? कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर बताइएगा। ओके, तो क्या लिखा अवसर लागत वह त्यागा हुआ लाभ है, भाई त्यागा हुआ मतलब छोड़ने वाला लाभ है जो चुने गए विकल्प के लिए, जो चुने गए विकल्प यानी 45,000 चुने गए विकल्प के लिए के अलावा किसी अन्य विकल्प से प्राप्त किया है। हमने क्या अन्य विकल्प से क्या है, मतलब ये 40,000 वाले विकल्प से प्राप्त किया है, तो हमारे इसमें अवसर लागत 30,000 होगी। तो आइए समझ गए। सेम यहाँ क्या है जो मैंने सैलरी वाला एग्जांपल समझाया, यहाँ क्या है 100 स्मार्टफोन और 75 टैबलेट वाला बता जा रहा है कि कोई कंपनी को कहा जाता है कि 100 स्मार्टफोन आपको बनाना है या 75 आपको बनाना है। ओके, तो इसमें आपने क्या है कंपनी कहती है 100 स्मार्टफोन बनाऊंगा क्योंकि ज्यादा मुनाफा है, तो इसमें क्या है 75 टैबलेट वाला मुनाफा छोड़ दिया है, तो ये आपकी क्या है अवसर लागत होगी। तो इस टाइप से अभी आप समझ गए। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कीमत रेखा क्या है। लिखिए बहुत ज्यादा सिंपल है कीमत रेखा। कीमत रेखा क्या होती है थोड़ा समझने का प्रयास करना है। ओके, समझ में आ रहा है तो दोस्तों जरूर बताइएगा। और भी बहुत सारे अपने टॉपिक देखे होंगे इकोनॉमिक्स में, आपको पता होंगे जो आपको समझ में दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इसी वीडियो में बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक या किस चैप्टर में किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या है अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको टॉपिक इसी बार से समझाता रहूंगा, बहुत हद तक आपको क्या समझ में आसानी होगी और पढ़ने में भी। देख लेते हैं। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चलिए चाहते हैं कोर्स जरूर जान कर लीजिएगा। ओके, 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, कोर्स के बारे में जानकारी लीजिएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 के लिए आपको क्या है फुल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में ऐसे दिए हैं, गाइडों में नहीं है। ये क्या टॉपिक से बीच से उठा के बनाए गए हैं क्वेश्चन। ओके, सिंपल है लेकिन क्या टॉपिक से उठाए बनाए गए हैं। और जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं गाइडों में भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि आपको मटेरियल मिलना कहीं भी आप इंटरनेट से मिल जाएगा, लेकिन आसान हो समझ में आ जाए वो जरूरी होता है। ओके, तो देख लेते हैं कीमत रेखा क्या है। कीमत रेखा एक आपकी बजट को दर्शाता है। ओके, कि उपभोक्ता के बजट के अनुसार उपभोक्ता क्या क्या सामान खरीद सकता है, ओके, और कितनी मात्रा में खरीद सकता है, इस टाइप को दर्शाता है। तो बजट या कीमत रेखा उपभोक्ता के बजट को दर्शाती है। यह उपभोक्ता को बताती है कि वह अपनी आय के आधार पर वह कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है। ये बताता कि आपके पास अगर कितना पैसा है तो आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं। ओके,
कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों का ग्राफिकल निरूपण होता है जिन्हें उपभोक्ता दी गई कीमतें और अपनी आय खर्च करके खरीद सकता है। एक ग्राफ होता है और जो हमारा कीमत रेखा इस प्रकार से ग्राफ होता है जिसमें दो वस्तुएं, इसमें हमेशा दो ही वस्तु की हम तुलना कर सकते हैं, तीन वस्तुओं की तुलना नहीं कर सकते, केवल कीमत रेखा में दो ही वस्तु की तुलना कर सकते हैं। ओके, जो हमें बता सकता है कि इस वस्तु को खरीदने में हम क्या खरीदते हैं तो दूसरी वस्तु में कितनी कम मात्रा मिलेगी, और किसी में मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरी की मात्रा कम करनी पड़ती है। अन्य शब्दों में बजट या कीमत रेखा एक ऐसी रेखा है जो उन समूह का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी लागत उपभोक्ताओं की सारी लागत के बराबर हो। चित्र जो ढाल है वो ऋणात्मक दिखाया जा रहा है। बजट रेखा की प्रवणता नीचे दाईं ओर इसलिए होती है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा में त्याग करना पड़ेगा। ओके, अब यही आपको लगने डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं तो आपको आसान लगने लगेगा। चलिए समझ लेते हैं क्या होता है आपका। देखिए, आपके पास जो बजट है, आप भैया बाजार गए, आपको भैया मम्मी ने कितने 100 रुपए दिए। ओके, 100 रुपए दिए, तो आपका बजट कितना कहलाया? आपका बजट है भैया 100 रुपए, मतलब मेरे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए खर्च कर सकता हूं। अब आपको यहाँ दो चीजें पसंद आती है, एक तो आपको आम पसंद है और केला भी पसंद है आपका। ओके, तो बाजार में से कीमत क्या चल रही है, तो मान लीजिए हम यहाँ मान लेते हैं कि आम थोड़ा महंगे चल रहे हैं। ओके, और केला यहाँ क्या है 40 रुपए दर्जन चल रहे हैं, मतलब 40 रुपए के चल रहे हैं, आम कितने चल रहे हैं 60 रुपए के चल रहे हैं। ओके, अब आपको क्या दोनों चीजें लेना है। भैया कहा, आपके मम्मी ने कहा कि दोनों चीज लेके आना है, आम भी लाना है, केला भी लाना है। क्योंकि समझ लेते हैं तो क्या क्या इसके पेयर बन सकते हैं। ओके, इसको और थोड़ा आसान कर लेते हैं ताकि समझ में आए। इसको 30 रुपए कर लेते हैं और इसको 10 रुपए कर लेते हैं। अब समझिएगा। ओके, तो आपके इस प्रकार से बजट है। ओके, तो देख लेते हैं, ये आपको 1 किलो की बात हो रही है इस टाइप से, समझिए। ओके, तो आपके पेयर क्या बन सकते हैं, तो पहला पेयर बन सकता है, आपको 100 रुपए से लेना है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं कि आप क्या 2 किलो आम ले लें, 2 kg क्या ले लें, आम ले लें। ओके, तो आपका बजट कितना हो जाएगा, 30 60 रुपए यहाँ लग जाते हैं। और फिर आप यहाँ 4 kg क्या केला ले लोगे। समझने के एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, तो यहाँ इस प्रकार से तो आप ले सकते हैं 2 kg आप आम ले सकते हैं और 4 kg क्या केला ले सकते हो। तो एक आपका चुना हुआ विकल्प क्या है, ये ऑप्शन हो सकते हैं, कर सकते हैं ना, इतने आपको 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर सेम यहाँ और समझ लेते हैं, एक और दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं, आप 3 kg आम ले लेते हैं। आपको आम ज्यादा पसंद है तो आम ज्यादा पसंद 3 kg लेते हैं, तो आपका बजट के अंदर 90 रुपए यहाँ लग जाएंगे। फिर आपका क्या केवल के 10 रुपए बचते हैं, तो 10 रुपए हम क्या केला ले लेंगे, 1 kg केला ले सकते हैं इस टाइप से। तो दूसरा आपका ऑप्शन ये है। तो ये क्या है, बस यही है, कीमत रेखा है, बजट रेखा आपको क्या है, बजट रेखा क्या बताती है आपको, उपभोक्ता के बजट से बताती है किस प्रकार के विकल्प हम चुन सकते हैं। और लास्ट लाइन में हमें क्या बताता है कि यदि हमें क्या है किसी वस्तु की 1 इकाई में बढ़ाना है, जैसे हमने क्या आम की 1 इकाई बढ़ाई, हमें क्या 2 kg आम यहाँ इस कंडीशन में मिल रहे थे, लेकिन हमें आम ज्यादा पसंद है, और आम की चाहिए 3 kg नहीं में 2 kg नहीं में 3 kg चाहिए, तो हमने क्या है आम की इकाई में परिवर्तन किया। ओके, आम के इकाई में परिवर्तन करते हैं, तो जो दूसरा हमारी वस्तु है कि 2 वस्तु की तुलना होती है, दूसरी जो हमारी वस्तु है उसकी हमें मांग में कम करना पड़ेगा। ओके, उसको हमें क्या घटाना पड़ेगा। तो ये बताया जा रहा है कि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है, मतलब एक वस्तु अब ज्यादा यूज करना चाहते हैं, आम ज्यादा खाना चाहते पसंद करते हैं, तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो आपने क्या दूसरे का त्याग किया ना, तो इसीलिए 4 kg आम से आपका क्या केवल 4 kg केला से आपको क्या केवल 1 kg अब केला लेना पड़ेगा, यदि आपको है 2 kg आम के लिए 3 kg आम खाना इस टाइप से। तो अगर आपने एक वस्तु की अगर आपको पसंद ज्यादा ले रहे हैं तो दूसरी की मात्रा में कम करना पड़ेगा, सिंपल है आपको। तो यही आपका एक पैटर्न है, वही लैंग्वेज में समझाया गया इस बार, लेकिन आपको लिखने का तरीका आपका ये रहने वाला है, लेकिन समझना जरूरी है। तो फिर समझेंगे नहीं तो फिर आपका वो चीज को आपको है पेपर में लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन लैंग्वेज आपको थोड़ा इसका 2-3 पढ़ेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका मार्क हमारा क्या 11वां क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा हमारा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में 2 अंतर लिखिए। तो हमारा क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं। पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का एक साथ साथ क्या काम करते हैं, सिंपल है। मिश्रित मतलब पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में केवल निजी होता है, और सार्वजनिक वाले में क्या केवल मतलब आपका क्या निजी होता है, सरकारी वाले में क्या है सरकारी वाले होता है केवल। मिश्रित में दोनों लोग आ जाते हैं, निजी वाले भी आ जाते हैं, सार्वजनिक वाले भी आ जाते हैं, मतलब सरकार भी रहती है और व्यक्ति का आधिपत्य भी रहता है। तो ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या समृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलाते हैं, मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है विकास की प्रक्रिया चलाते हैं। जबकि और नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए दृष्टि से सरकार नियंत्रण के साथ साथ विनिमय के लागू करती है। ओके, सरकार का उद्देश्य होता है कि जन कल्याण करना, जबकि निजी व्यक्ति का उद्देश्य क्या हो, निजी में क्या होगा अपना फायदा देखते हैं, जबकि सरकार क्या है सभी का फायदा देखते हैं इस टाइप से। ओके, तो जब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम प्रयास करती है सरकार, क्या लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस टाइप से बताया जा रहा है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए है। ओके, क्रम से आपके नोट्स में सभी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपका सब दिया हुआ है। ओके, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि का मतलब हो तो एक, व्यष्टि का मतलब हो तो एक इकाई, समष्टि का यानी संपूर्ण की बात। ओके, व्यष्टि का मन में याद रखिएगा एक की बात हो, एक जैसे एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। ओके, अगर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो क्या किसमें आएगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में, लेकिन अगर मतलब पूरे परिवार की बात करें तो आपका समष्टि में आएगा।
समष्टि यानी संपूर्ण भी बात होती है और आपका व्यष्टि में एक ही बात होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक संबंधों एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब अर्थशास्त्र से तो आर्थिक संबंधों आर्थिक समस्या को अध्ययन किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत इकाइयों का, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक संबंधों आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। भैया अर्थशास्त्र तो दोनों में क्या है, आर्थिक समस्याओं आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण इकाई का, ओके, संपूर्ण अर्थशास्त्र का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग के उत्पादन और कीमत का निर्धारण संबंधी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा समान कीमत स्तर से होता है। संपूर्ण की बात होती है, इकाई की बात होती है, वही है आपका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 12वां है, वस्तु विनिमय प्रणाली की दो कमियां लिखिए अथवा मैं मुद्रा की दो काल लिखी। बहुत ज्यादा सिंपल आपका है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है कि मान लीजिए मुझे क्या है, चावल बहुत ज्यादा पसंद है, ओके, लेकिन मेरे घर में चावल नहीं है, किसी ओके सामने वाले व्यक्ति पास चावल है, मुझे चावल पसंद है, तो मैं उससे कहूंगा भाई यार तुम्हारे पास चावल है, मुझे चावल दे दो यार, मुझे क्या है चावल पसंद है, मुझे चावल खाना है, मुझे तुम चावल दे दोगे। तो सामने वाला कह दो अगर मैं तुम्हें चावल देता हूँ, ओके, तो तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे? तुमने कहा कि यार मेरे पास गेहूं बहुत सारे रखे, तुम गेहूं ले लो। सामने वाले कहा है गेहूं मुझे भी चाहिए, चलो तुम मुझे गेहूं दे दो, मैं तुम्हें चावल दे देता हूँ। तो यही है पहले, बस जब पैसे नहीं चलते तो कैसे लेन देन होता? तो पहले समय में पैसे नहीं चलते तो वस्तुओं का लेन देन होता है, ओके, एक व्यक्ति अपनी जिसके पास जो वस्तु है वो दे देता है दूसरे को, दूसरे जिसके पास जो देता है ये। लेकिन इसकी समस्याएं थी, बहुत ज्यादा समस्याएं थी, वो जब पैसा आने लगा तो अभी समस्याएं खत्म हो गई। लेकिन पहले क्या क्या समस्याएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, वो आपको पूछी जा रही है। किस प्रकार से रहने वाला है कि पहला है आपकी आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, ओके। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव का मतलब है कि जैसे अगर मैंने उससे कहा था चावल मुझे चाहिए, ओके, तो वो मुझे चावल लेगा, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसके बदले गेहूं दूंगा, लेकिन वो कहेगा मेरे पास चावल भी है, गेहूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके, लेकिन मुझे तो चाहिए चावल चाहिए। लेकिन वो कहेगा कि मुझे मेरे पास चावल भी है, गेहूं है, तो इसलिए मेरे जो तुम गेहूं दे रहे हैं मुझे गेहूं की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो मना कर देगा सामने वाला। तो ये दिक्कत हो जाती थी, ओके, कि जो हम सामने वाले को चीज उस चीज के बदले कुछ भी दे रहे हैं उसको सामने वाले की जरूरत ही नहीं है, वो खाते नहीं है, मान लीजिए गेहूं खाते नहीं है, इस टाइप से, ओके। तो फिर इस पर दिक्कत हो जाएगी, भाई वो कहेगा मैं सामान देना नहीं है। तो ये वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी समस्या थी। अब लैंग्वेज क्या है? आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकता है कि एक व्यक्ति की आवश्यकता की वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास हो, और जो वस्तु दूसरा व्यक्ति चाहता है वह पहले के पास हो, ओके। मतलब इस प्रकार से अगर आप चावल चाहते हो तो सामने वाले के पास चावल होने चाहिए, और सामने वाला गेहूं चाहता तो आपके पास गेहूं होने चाहिए। इस प्रकार से जब तक आवश्यकताओं का इस प्रकार का सहयोग नहीं होगा, वस्तु का लेन देन नहीं होगा, ओके। इस प्रकार से हो जाता है कंप्लीट। ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरा, समान लेखा इकाई का भाव। सिंपल है कि चावल की देखिए बहुत सारी कीमत के एक किलो में देखिए, अगर टमाटर आलू आप प्याज देखते होंगे बाजार में, तो कोई टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं लेकिन आलू बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। कई बार आलू बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं तो या टमाटर महंगे होते हैं, तो ये सब भाव गिरते बढ़ते रहते हैं। तो अगर हम सभी की तुलना तो कर नहीं सकते हैं, ओके, कि जैसे चांदी की तुलना हम क्या सोने से कर देते हैं, तो हम क्या है भाई 1 किलो तुम मुझे चांदी दे दो, मैं 1 किलो आपको क्या सोना दे दूंगा, या कोई इस टाइप से, ओके। तो क्या हो सकता है यहाँ, तो क्या है सबकी क्या है कीमत तो एक है नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य जानने में के लिए और तुलना करने के लिए सरमान मापक नहीं था, या कोई मापन नहीं होता था उस समय। इतना पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी कि सबको ये मापन कर सके कि सोने का क्या भाव है, कीमत का क्या भाव है, उसके अकॉर्डिंग नाप तोल कर लिया जाए, ओके। सबको एक जैसा मानने लगता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। सिंपल है। मुद्रा के कार, तो मुद्रा के प्राथमिक कार और गौण कार, दो प्रकार के कार होते हैं। प्राथमिक कार क्या है? विनिमय का माध्यम। ऑब्जेक्ट में बताया था विनिमय का माध्यम क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार। मूल्य की इकाई भी क्या है? प्राथमिक कार। मुद्रा के गौण कार यानी अन्य कार भी क्या है? स्थगित भुगतान का माप और मूल्य का संचय। ये आपका क्या हो जाता है? मुद्रा की कार, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां है। मुद्रा की मांग के कोई दो कारण लिखिए। मुद्रा की डिमांड की होती है, ओके। सिंपल है। मनी की डिमांड लोग क्यों करते हैं? नेक्स्ट व्यावसायिक बैंकों के दो कारण लिखिए। सिंपल है। पहले देख लेते हैं मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? लेन देन के लिए। भाई रोजमर्रा के ज्यादातर हम क्या खर्चे होते हैं, लेन देन क्या पैसों के माध्यम से करते हैं, मुद्रा के माध्यम से करते हैं। तो लेन देनों के लिए क्या मुद्रा की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। भविष्य के लिए अप्रत्याशित खर्चों, आपातकालीन स्थितियों के लिए मुद्रा की हमें मांग करते हैं, ओके। भविष्य में लगता है कोई जो जैसे मान लीजिए आपको क्या है, आपके पिताजी को आपको लगता है कि आप कक्षा 12वीं आपने पास कर लिया, आप क्या है कॉलेज की पढ़ाई करेंगे या कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए क्या है 4 लाख चाहिए, तो आप 4 लाख चाहिए, तो आपके पिताजी क्या है 4 लाख जोड़ लेते हैं। तो इसमें भी क्या है मुद्रा की मांग बढ़ी ना, कि अब भविष्य के लिए जो हमारा काम होना है उसके लिए मुद्रा जोड़ है, तो भी क्या है मुद्रा की मांग हो रही है। व्यावसायिक बैंकों के दो कार्य देख लेते हैं। तो पहला है हमारा जमा राशियों को प्राप्त करना। व्यावसायिक बैंक का क्या है, जो जमा राशि होती है हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है। जनता की जमा राशि को स्वीकार करते हैं और इन जमा राशियों का ब्याज भी देते हैं, ओके। मतलब हम क्या अपने पैसे क्या बैंक में रखते हैं और हमें उसके वजह ब्याज भी मिलता है। बैंक 3 प्रकार के जमा धन लेता है, जैसे निश्चितकालीन खाता, चालू खाता, बचत का। ये क्या है खाते के टाइप, ओके। अक्सर जो हमारे पास होता है वो बचत खाता होता है, जो लेकिन व्यापारी लोग होते हैं, ओके, जैसे कपड़े के दुकानदार वगैरह होते हैं, उन्हें क्या है प्रतिदिन उनका 10-10 हजार का कपड़े बिकने, ओके, तो चालू खाता का यूज करते हैं। ऋण प्रदान करना
लोन देता है बैंक में, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं उसे कनेक्ट कीजिए और आपको आसान लगने लगेगा चीजें। आपको केवल रटने में पड़ेंगे, क्या चीज लिखी है उसका क्या मतलब वो नहीं समझेंगे तो हमें तो कुछ नहीं बनने वाला, कुछ पढ़ने का मतलब भी नहीं निकलेगा। चीजों को समझिए, अपनी लाइफ से जोड़ के कैसे कनेक्ट करिए, एग्जाम्पल से जोड़िए विभिन्न प्रकार को से, ओके। तो ये आपका ऋण देना ये आपका बैंक का कार्य होता है, सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रमांक 14। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन वाले हैं, ओके, तो ये आप देख लेते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, देखेंगे अब आपसे बन जाएगा। पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए इन सबका। देखिए हमें क्वेश्चन दिया कि यदि एपीएस का मान हमें 0.75 है तो एपीसी का मान बताना है, ओके। तो पहले तो आप जान लीजिए एपीएस और एपीसी क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट के समय बताया था। इन सबके आपको इंग्लिश नाम नहीं बनते, कोई दिक्कत नहीं, एपीएस का फुल फॉर्म इंग्लिश में नहीं बनता, हिंदी में तो कम से कम पता होना चाहिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ नोट रख सकते हैं आप कि जो एपीएस का फुल फॉर्म होता है औसत बचत प्रवृत्ति, नहीं पता भी याद कर लीजिए, औसत बचत प्रवृत्ति। एपीसी मतलब होता है आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति, तो ये हमारा है, बस इसका हमें मान बताना, सिंपल है। अगर हम जानते हैं, अगर आप पूरा पढ़ा होगा तो तभी आप जानेंगे, ओके, कि एपीएस और प्लस एपीसी क्या होता है, एपीएस प्लस एपीसी का योग होता है 1, यानी औसत बचत प्रवृत्ति और औसत प्रवृत्ति का योग क्या होता है, 1 होता है। बस ये फॉर्मूला याद होगा, सिंपल है, वैल्यू रख दीजिए, अभी आपका आ जाएगा। एपीएस को क्या दिया हुआ है, 0.75 दिया हुआ है, हमें क्या एपीसी ज्ञात करना है, एपीसी में ज्ञात करना है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, एपीसी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 0.75, सॉल्यूशन करेंगे तो 0.25 आ जाएगा और यही आपका क्या एपीसी आ जाएगा, कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है, ओके। सेम अगले वाला देख लेते हैं। एपीसी का मान हमें 0.4 है तो एपीएस का निकालना है, तो पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए। एपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एपीएस का फुल फॉर्म होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति, ओके, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो हम जानते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग भी 1 होता है, सेम इस वही कंसेप्ट इसमें भी आपका लागू होता है, ओके। एपीसी प्लस क्या होता है एमपीएस आपके इक्वल टू 1, हमें क्या दिया हुआ है, एपीसी दिया हुआ 0.4 रख दिया है, एमपीसी हमको एमपीएस ज्ञात करना है, हमको माइनस कर दीजिए, ओके। तो एमपीएस बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 0.4, पक्षांतर करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर है 0.6, तो यही हो जाएगा हमारा एमपीएस। सिंपल है, लिखने का तरीका वो भी देख लीजिए, ये आपका रहने वाला लैंग्वेज इस टाइप से आपको लिखना है, सिंपल है। एपीएस का मान इतना है, इसका संबंध क्या होता है, ये होता है संबंध पता होगा हो जाएगा, ओके, सिंपल इसी बार से एमपी। तो अभी संबंध नहीं पता, अभी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आता है तो आपसे बन जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 है, एपीसी का मान हमें 0.2 दिया है, गुणक का मान हमें निकालना है। अभी एपीसी का मैंने आपको फुल फॉर्म तो बता ही दिया, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हम क्या है 0.2 दी है, गुणक हमें बताना है। तो सिंपल है, तो पहले उसका गुणक का फॉर्मूला आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ एम यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, गुणक को दर्शा रहा है, एम यहाँ गुणक को बता रहा है, ओके, तो एम यहाँ गुणक को बता रहा है। तो एम इक्वल गुणक बराबर होता है दोस्तों आपका 1/1 माइनस हो जाएगा दोस्तों आपका एमपीसी, ये होता है आपका फॉर्मूला, ओके। बस यही वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल आ जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू क्या 0.2 दी है, 1 माइनस 1 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8 आएगा, भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.25 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाता है, गुणक आ जाता है। सेम इसी पास में देख लेते हैं, एमपीएस बराबर दिया हुआ है हमें 0.5, इसमें गुणक का फॉर्मूला लगाना है, सेम वही लगा के फॉर्मूला होता है यहाँ, लेकिन के से डिनोट कर देंगे हम, गुणक को यहाँ के से सेकंड वाले में डिनोट करेंगे, बाकी सब यही रहने वाला है। देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला करने सबके याद हो जाते हैं, सिंपल, तो आपसे बन जाएगा, ओके। अब ये पूरे नोट्स पढ़े होंगे तभी आपसे बन पाएंगे, ये सब क्या होता है कैसे हो गए, ओके। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, एक बार थोड़ा पढ़ना बस, एक बार पढ़ बस लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ओके। काफी ज्यादा चीजें क्या पढ़ने वास्ते क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकारी घाटे की मापें लिखिए, अथवा क्वेश्चन है सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, इसे देख लेते हैं। तो सरकारी घाटे की आपको मापें लिखी है, सरकारी घाटे को मापने के लिए निम्नलिखित पैमाने को इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से पैमाने होते हैं देख लीजिए। सॉल्यूशन जाने में काफी ज्यादा मेहनत लग गई होगी, ओके, आप समझ सकते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बस आपको क्या फ्री में लाइक हो जाता है, कोई मेहनत लगती है, आपकी इतनी मेहनत के पीछे एक लाइक ही आपको क्या है मेरे मोटिवेशन का काम करता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ओके। तो ये आपकी इतनी सारी आपको तरीका दी है, राजस्व घाटा होता है, सकल राजकोषीय घाटा होता है, निवल राजकोषीय घाटा होता है, सकल प्राथमिक घाटा है, निवल प्राथमिक घाटा है। तो ये आपको तैयार करना है, इनके बारे में एक लाइन आपको दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन है तो एक लाइन तो इनके बारे में आपको बतानी पड़ेगी। और जैसे 2 नंबर में आता है तो केवल आप पॉइंट बस लिख दीजिएगा, हेडिंग बस तो भी काम हो जाता है, लेकिन आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है, एक लाइन में समझाया जा रहा है। फिर सरकारी बजट के कोई 3 आपको उद्देश्य बताने हैं कि सरकारी बजट मतलब जारी किया जाता है तो उसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, ये पूछा जा रहा है। पहला, हिसाब देता का उद्देश्य, मतलब सब सरकारी बजट क्या है,
सरकारी बजट सरकार का थोड़ी ना है, वो तो जनता का होता है। जनता जब टैक्स देती है, जब सरकार के पास इतना सारा पैसा होता है, तो सरकार के पास जो इतने सारे काम कराती है, सड़क बनाना और भी विभिन्न प्रकार के काम करना सरकार करती है, तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जनता से जो टैक्स लिया जाता है उससे आता है। तो इसलिए भाई जब हम लोग पैसे दे रहे हैं सरकार को, तो सरकार को हिसाब देना चाहिए कि आप उस पैसे से क्या कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से तो हिसाब देने का उद्देश्य होता है। तो एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार जनता के प्रति हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होती है। जनता के प्रतिनिधियों को इस बात को जानने का अधिकार होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग, यानी सार्वजनिक धन सबका वो पैसा दिया हुआ सरकार को, तो उसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, पूर्व स्वीकृतियों का पालन किया गया है या नहीं। जो मतलब पहले जिसके लिए बजट तैयार किया गया तो वो काम किए गए कि नहीं किए गए, कि पैसे क्यों ऐसे ही उड़ा दिए गए। बजट के माध्यम से इस उद्देश्य के आपूर्ति के संबंध हो जाती है। दूसरा आर्थिक नियंत्रण। इससे क्या होता है? आर्थिक नियंत्रण होता है। जब बजट जारी होता है सभी को बजट पता होता है, और तो बजट को जब पता चल जाता है तो जब हम क्लियर करते हैं कि किस काम के लिए कितना बजट लगाना है, किस काम के लिए नहीं करना है, तो इससे आर्थिक नियंत्रण भी होता है। नहीं तो अगर पहले से अगर किसी विभाग को पहले से बजट ना बताया जाए तो फिर मनमाने तरीके से वो पैसे सरकार का लेता रहेगा और पैसे का क्या दुरुपयोग होगा, सही जगह में सही काम में सही पैसा नहीं लग पाएगा। राजकोषीय उपकरण के रूप में भी होता है। राजकोषीय उपकरण किस प्रकार से कि बजट केवल आय व्यय का वितरण मात्र ना होकर सरकार के हाथ का केवल एक शक्ति का उपकरण भी होता है, जिससे क्या देश की आर्थिक व सामाजिक उन्नति होती है। ये जो सरकार के पास पैसा है उसी से क्या है देश की उन्नति हो रही है, उसी से क्या है देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो रही है। सरकारी अपनी करारोपण व्यय ऋण नीति के द्वारा आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार व सामाजिक न्याय के वांछित लक्ष्यों को भी प्राप्त होता है। तो ये आपके दिए हुए सिंपल है सरकारी बजट के उद्देश्य। याद करते समय पहले हेडिंग याद करना है, फिर दो लाइन में आपको समझ के तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 7वां है, अवमूल्यन एवं मूल्यह्रास में 3 अंतर लिखिए। स्थिर विनिमय दर और तीसरी विनिमय दर में कोई 3 अंतर लिखिए। चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर आपको बताना है। तो अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजन के अनुसार विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी की मूल्य में कमी है। मूल्यह्रास विदेशी करेंसी के संबंध में घरेलू करेंसी के मूल्यह्रास में क्या कमी होती है। जैसे अवमूल्यन में क्या होता है? विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा नहीं होता है, तब इसे क्या किया जाता है। अवमूल्यन कब लागू किया जाता है? जब विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा ना हो तो होता है अवमूल्यन, और जब विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और क्या मांग की शक्तियों के अनुसार हो तब होता है दोस्तों आपका मूल्यह्रास। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा हो तो आपका हो जाएगा मूल्यह्रास, और विनिमय दर का निर्धारण पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा नहीं होता है अवमूल्यन। और जो आपका मूल्यन होता है इसे देशों की सरकार द्वारा क्या निश्चित किया जाता है, देशों की सरकार द्वारा मूल्यन निश्चित किया जाता है, जबकि मूल्यह्रास क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार द्वारा निश्चित किया जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इजी आपके दिए हैं अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा 8वां है कि स्थिर विनिमय दर एवं तीसरी विनिमय दर में अंतर लिखिए। स्थिर विनिमय दर क्या है? तीसरी विनिमय दर को लोचपूर्ण आपको विनिमय दर भी कहते हैं। तो स्थिर विनिमय दरों में दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ने में से वह स्वतंत्र आर्थिक नीति नहीं बना पाता। मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि हम क्या दूसरे देश पर निर्भर, यानी हमने जो किसी को जो काम कराना है तो मुझे पास पैसे नहीं उस काम कराने के लिए, तो मैं क्या लोन ले लूंगा, किसी व्यक्ति से मैंने क्या कर्जा ले लिया। जब कर्जा ले लूंगा मैं, तो जब मेरे पास पैसे आएंगे कभी भी तो मैं अपने अनुसार पैसे का उपयोग नहीं कर पाऊंगा, मुझे कर्जा भी देना है। ओके, तो सामने वाला व्यक्ति परेशान भी करेगा। ओके, तो फिर हम अपने अनुसार स्वतंत्रता से अपने उस पैसे का नहीं अपने खाने में नहीं अपने और कामों में यूज कर पाएंगे, क्योंकि मैं लोन चुकाना इस प्रकार से। तो यही बताया जा रहा है कि स्थिर विनिमय दरों के दूसरे देश पर निर्भरता है, हम दूसरे देश पर निर्भर हैं तो स्वतंत्र आर्थिक नीति हम नहीं बना पाते हैं। लेकिन तीसरी विनिमय दर में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अन्य देशों के हितों की अवहेलना करके हम दूसरों को बिना सोचे समझे अपने देश के लिए क्या स्वतंत्र आर्थिक नीति का अपना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि क्या उनको आवश्यकता पड़ती है अपन पैसे दे देते हैं, लेकिन बाद में जब उनसे पैसे मांगने जाते हैं तो कह रहे भैया मेरे पास पैसे ही नहीं है, और देख रहे कि भैया उनके पास 4 व्हीलर आ रही है, उनके अच्छे काम हो रहे हैं, उनके अच्छे काम भी चल रहे हैं, सब काम भी हो रहे हैं, तो भाई तो पैसे तो मतलब होंगे जब तो काम उनके हो रहे हैं। लेकिन अपन से क्या कह देंगे कि भैया पैसे ही नहीं है, मैं तुम्हारे पे कैसे कर्जा कैसे चुकाऊं। तो सेम उसी प्रकार से उन्हीं लोगों की बात हो जा रही है। इस प्रकार से आप क्या है रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा तो आपके माइंड में वो चीज क्या है लंबे समय तक याद होगी कि हम क्या है दूसरे देशों की क्या हितों की अवहेलना कर रहे हैं और अपने देश के लिए स्वतंत्र आर्थिक नीति अपने से बना रहे हैं। ओके, इस टाइप से। फिर है अधिमूल्यन व अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर से संभव नहीं है, जबकि क्या है तीसरी विनिमय दर में क्या होता है? लूजपूर्ण विनिमय दर में दोनों संभव होते हैं। अधिमूल्यन भी अवमूल्यन ओके स्थिर विनिमय दर में संभव नहीं है, जबकि लोचपूर्ण विनिमय दर में ये दोनों संभव है। इसे देशों की सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है स्थिर विनिमय दर को, लोचपूर्ण विनिमय दर को या तीसरी विनिमय दर को जबकि विनिमय दर लोचपूर्ण होने पर भी अर्थव्यवस्था में अधिक उतार चढ़ाव होने पर होते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। इसमें क्या है अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता रहता है, आर्थिक अस्थिरता बढ़ती रहती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 18वां है, पूरक वस्तुओं एवं स्थापन वस्तुओं की व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा सिंपल है, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, अंतर भी अक्सर आ जाता है, तो जब आपको पता ही होगा पूरक वस्तु क्या है,
स्थापन वस्तु क्या है, तो अंतर भी आप बता देंगे, व्याख्या भी कर लेंगे। साथ ही ऑब्जेक्ट तो यहाँ से बनता भी, ऑब्जेक्ट देखा है हमेशा त्रैमासिक और अर्धवार्षिक प्रीबोर्ड ऑब्जेक्ट तो यहाँ से आना ही है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले ही मैंने ऑब्जेक्ट में आपको समझा दिया, फिर भी एक बार बता दूंगा। पूर्णतया लोचदार मांग और पूर्णतया बेलोचदार मांग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज देने वाला हूँ, अभी देखिएगा आप, ठीक है, तैयार करके रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आंसर याद नहीं है तो याद करते जाइएगा देख करोगे। बाकी पीडीएफ चाहते हैं तो ले लीजिएगा 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके 90 39 53 44 89 पूरा कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रॉपर आपकी क्या है कौन सी तैयारी हो जाएगी, मटेरियल मिल जाएगा, तो अच्छे से आप कम समय रह गया तो तैयारी कर पाएंगे। पूरक वस्तुएं क्या होती है, पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से क्या संतुष्ट करती हैं, जैसे कार और पेट्रोल जैसे कार और पेट्रोल में संबंध हो जाता है, कलम और स्याही के संबंध हो जाता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूरक वस्तु की मांग कम हो जाती है, कीमत कम हो जाने पर मांग बढ़ जाती है। समझिए पूरक वस्तु क्या है, पूरक वस्तुएं ये होती है कि एक दो वस्तुएं होती हैं जिसमें एक वस्तु क्या दूसरी पर निर्भर होती है। ओके, यदि एक वस्तु की मांग बढ़ रही है तो फिर दूसरी मांग, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की कीमत क्या है मांग घटने लगती है इस टाइप से। ओके, तो इसमें क्या होता है, पेट्रोल और काल का संबंध होता है, जैसे पेट्रोल कार के ऊपर निर्भर है, कार पेट्रोल के ऊपर निर्भर है, कलम और स्याही के संबंध, कलम स्याही के ऊपर निर्भर है, स्याही कलम के ऊपर निर्भर रहती है, इस प्रकार से। तो ये आपको बताया जा रहा है जो आवश्यकताओं को संयुक्त रूप से क्या संतुष्ट करती है। ओके, स्थापन वस्तु क्या है, स्थापन वस्तुएं को प्रतिस्थापन भी कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक नहीं मिल रहा भाई दूसरे से काम चला लेंगे। मान लीजिए क्या है, चाय बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, ओके, काफी बहुत ज्यादा सस्ती होती है तो आप काफी यूज करने लगेंगे। काफी बहुत ज्यादा महंगी है, ओके, कॉफी, तो आप क्या है उसकी जगह चाय का यूज करने लगते हैं, एक के स्थान पर दूसरे स्थान। कोको कोला की डिमांड बहुत मतलब कोको कोला की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी जगह आप स्प्राइट पीने लगे, लिम्का लेने लगे, क्योंकि वो अगर सस्ती चीज है तो अगर एक महंगी वस्तु बढ़ जाती है तो उसके स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपयोग करा के काम चला ले, स्थापन वस्तु है। तो एक दूसरे के स्थान पर क्या उपयोग की जा सकती है, जैसे कोको कोला और लिम्का का जोड़ा हो गया, कॉफी और चाय का जोड़ा हो जाता है। एक वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी स्थापन वस्तु की मांग क्या कम हो जाती है और कीमत बढ़ने पर उसकी स्थापन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ओके, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कोको कोला की कीमत बढ़ रही है तो लिम्का की जो मांग हो जाएगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कॉफी की कीमत बढ़ रही है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी इस प्रकार से। तो यदि क्या है एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी जो स्थापन वस्तु है उसकी मांग क्या है, उसकी मांग भी बढ़ने लगती है। यदि एक वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उसकी स्थापन वस्तु की मांग भी कम होने लगती है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग, बिल्कुल सिंपल है। पूर्णतः लोचदार, देखिए पूर्णतः लोचदार मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग दोनों की काल्पनिक होती हैं, लेकिन किस प्रकार से होता है समझ लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। इस प्रकार की लोच एक काल्पनिक स्थिति है क्योंकि ये वास्तविक स्थिति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, रियलिटी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। कैसा, एक वस्तु के मूल्य में अगर कोई परिवर्तन नहीं, उसके मतलब पैसा किसी वस्तु का पैसे में परिवर्तन नहीं किया जाता, मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो वस्तु की मांग कहीं अचानक से बढ़ने लगे, ओके, भारी डिमांड आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मांग का नियम हमने पढ़ा है, मांग का नियम आपने जानते ही होंगे। मांग का नियम क्या कहता है, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, ओके, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो उसकी मांग घट जाएगी। कीमत घट गई किसी वस्तु की तो उसकी मांग क्या बढ़ जाती है। ओके, कीमत अगर घट जाती है, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिले तो आप क्या बहुत ज्यादा लोग लेना पसंद करेंगे इसी पर। तो ये हम जाते हैं कीमत का नियम, तो कीमत का नियम हर जगह लागू होता है। ओके, मतलब गिफिन वस्तुओं को छोड़कर बाकी लगभग लागू होता ही है आपका। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य कोई परिवर्तन नहीं है, कोई वस्तु अगर 10 रुपए की बिक रही है 10 रुपए की बिक रही है, लेकिन अचानक से 10 रुपए की क्या है प्रतिदिन क्या है 10 लोग खरीद रहे हैं, लेकिन आज भी 10 रुपए की, कल भी 10 रुपए की होगी, लेकिन अचानक से हम कल की अगर बात करते हैं तो 10 रुपए की कीमत है, लेकिन अचानक से 50-100 लोग लेने लगे, ऐसा कोई पॉसिबल होता नहीं है। ओके, अगर ये कभी पॉसिबल होता है, मांग कब बढ़ती है, मांग कब घटती है, जब कीमत घटती है बढ़ती है। ओके, तो इस प्रकार से ये पॉसिबल, ये पूरा आपका लोचदार मांग है। डायग्राम ये रहने वाला है और उसके डायग्राम को इस टाइप यहाँ समझाया गया है। ओके, तो ये भी आपको सीख लेना है, कंप्लीट हो जाता है। पूर्णतः बेलोचदार मांग को देख लेते हैं। तो पूर्णतः बेलोचदार में क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग में बिल्कुल परिवर्तन ना हो। ओके, किसी वस्तु की अगर मांग में क्या है, कीमत में अगर हम क्या परिवर्तन कर देते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन कर देते हैं, 10 रुपए का सामान मिल रहा है 50 रुपए का कर दिया, परिवर्तन कर दिया उसकी कीमत में। ओके, लेकिन उसकी जो मांग है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी मांग में कोई बिल्कुल परिवर्तन ना हो तो ये क्या है बेलोचदार मांग। इसे ओके, इसमें लोचदार क्या है शून्य भी कहा जाता है, इसमें लोच क्या शून्य होती है। और इस व्यवहारिक रूप में भी ये भी एक बार से काल्पनिक, मतलब व्यवहारिक रूप में नहीं, नॉर्मल तरीके से ये चीज देखने को नहीं मिलती है। डायग्राम इस बार से आपको तैयार करना है, जितना लिखना है पेपर में जिस हिसाब से लिखना है, जिस हिसाब से लिखना है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बना के रखना है। ओके, सीख लेना है। नेक्स्ट हम प्रश्न 19वां देख लेते हैं। प्रश्न दोस्तों हमारा 19वां है कि मान लीजिए माचिस की मांग और पूर्ति में ये वक्र दिया हुआ है, वक्र है, तो हमें क्या निकालना है, संतुलन कीमत निकालना है। बिल्कुल सिंपल है, चलिए इसे भी देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ आपको ये दो चीज आपको दी है, QD आपको QS आपको दिया हुआ है, तो हमें पहले तो एक संतुलन बिंदु निकालना पड़ेगा, क्योंकि संतुलन कीमत को निकालने के लिए संतुलन बिंदु निकालते हैं। संतुलन बिंदु कहाँ होगा, संतुलन बिंदु यानी दोनों इक्वल हो, तो कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे, QD और QS इक्वल होंगे, तो इक्वल रख दिया है संतुलन की बिंदु के लिए, बस इक्वल हमने रख दिया, इनकी वैल्यू रख दीजिए,
QD बराबर ये दिया 1000 माइनस पी, और आपका QS दिया हुआ है 700 प्लस 2P, ये रख दिया, इक्वल कर दिया। सॉल्व करेंगे, पक्षांतर करेंगे, संख्या एक साइड, PP एक साइड हो जाएगा, 3P इक्वल टू 300, यानी P 3 क्या है गुणा में भाग में जाएगा, तो P बराबर 100 आ जाएगा। P बराबर क्या है 100 आ गया, तो यही आपकी क्या है कीमत, संतुलन कीमत है, तो ये आंसर हो जाता है। P यानी होता है संतुलन कीमत, ओके, तो ये आपकी संतुलन कीमत निकल आती है। तो बस एक पेपर में आपको यहाँ तक करना अगर पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्या संतुलन मात्रा ही पूछ ली जाती है, तो संतुलन मात्रा यहाँ क्या होगी, QD आपकी संतुलन मात्रा है, ओके, QD संतुलन मात्रा है। तो यहाँ QD बराबर क्या है 100 माइनस P आपको दिया हुआ है, बस यहाँ P बराबर हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ 1000 माइनस 100 करेंगे 900 इकाई आ जाएगा उस प्रकार से। तो यदि आपको क्या है संतुलन कीमत संतुलन मात्रा पूछी जाए तो पूरा करना पड़ेगा, यहाँ तक आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर संतुलन कीमत तो आपको यही निकल आता है, ओके। बाकी मैंने इसलिए लिख दिया समझाने की दृष्टि से, आपको संतुलन कीमत भी सीख लीजिए और संतुलन मात्रा भी सीख लीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी बात से आपका रहने वाला है, बिल्कुल इसी बात से। इसमें क्या है, एक पूर्ति प्रतिरोध प्रतिस्पर्धी बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति में वक्र दिया हुआ है, इसमें हमें संतुलन मात्रा ज्ञात करनी है। पहले वाले में संतुलन कीमत थी, इसमें संतुलन मात्रा है। तो क्या किस प्रकार से आपका रहने वाला है, वही आपका रहने वाला है कि हम संतुलन बिंदु प्राप्त करने के लिए दोनों इक्वल होगा, QD इक्वल टू होगा QS होगा, आपका रहने वाला है। वैल्यू रख दी थी, P की वैल्यू निकालना, तो P की वैल्यू 4 है गुणा में भाग में जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ आपका P वैल्यू आ जाएगी 50, P की वैल्यू 50 आ गई, यानी यहाँ आपकी संतुलन कीमत कितनी 50 रुपए, संतुलन कीमत 50 रुपए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको संतुलन मात्रा निकालना, संतुलन मात्रा आगे निकालने के लिए क्या है, QD क्या आपकी संतुलन मात्रा है, 700 माइनस P है, तो 700 P की वैल्यू निकाल ही चुके हैं। संतुलन मात्रा निकालने के लिए संतुलन कीमत पहले पता होना चाहिए, तो पहले संतुलन कीमत निकालेंगे, संतुलन मात्रा हमारी निकलेगी, तो 700 में से 50 करें 650, यानी यही हमारी संतुलन मात्रा क्या है आपकी 650 हो जाती है, इस प्रकार से इकाई हो जाएगी। सिंपल है आपका, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 20वां है, अनाधिमान वक्र की वो 4 विशेषता लिखी, अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपयोगिता की 4 विशेषता लिखी, बिल्कुल सिंपल आपको दिया हुआ है, इजी लैंग्वेज में तैयार कर लीजिए, छोड़ लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, तैयार आपको कर लेना है, ओके। तटस्थता में क्या होता है, तटस्थता वक्र का है, उदासीन अनाधिमान वक्र का है, उदासीन वक्र का है, एक ही बस बात रहने वाली है। तो वक्र में क्या है, स्वरूप पूर्ति वक्र के समान होता है, वक्र क्या है लंबवत नहीं होते हैं, वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, यह उपभोक्ता की पसंद और संतुष्टि के अध्ययन की उपयोगिता है, ये आपका दिया हुआ है विशेषता है, देखो सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इजी है, ओके। नेक्स्ट उपयोगिता, गाइड में देखेंगे बहुत ज्यादा आपको डिटेल से दिया हुआ है, ओके, थोड़ा सा और आप लॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है, ओके। सिंपल आपको दिया हुआ है ताकि आप समझ सकें। उपयोगिता की विशेषता, उपयोगिता स्थान समय शक्ति स्वरूप के बदलाव आने पर के कारण क्या है सापेक्षित होती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व जिसका केवल एहसास हो सकता है, मतलब कोई मनोविज्ञान उपयोगिता एक विचार है, ओके, वास्तव में एक ऐसा कोई वस्तु नहीं है, एक उपयोगिता एक विचार का है, ओके, मनोवैज्ञानिक है, ओके, चीज है, ओके, ना कि इसे केवल इसे एहसास किया जा सकता है। उपयोगिता वस्तु जितनी तीव्र आवश्यकता होगी उतनी उपयोगिता बढ़ेगी, सिंपल है, किसी भी वस्तु की जितनी ज्यादा मात्रा उपयोगिता होगी, उपयोग करते हैं उसकी मांग उतनी ज्यादा बढ़ती है, डिमांड उसकी उपयोगिता उतनी ज्यादा बढ़ती है। वस्तु की उपयोगिता ही उसके क्रय विक्रय के स्तर को निर्धारित करती है, तो ये उपयोगिता की 4 विशेषताएं हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न 21वां। प्रश्न 21वां क्या है, तालिका दी हुई है जिसमें हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें तो पहले तो श्रम दिया हुआ, श्रम और दिया हुआ और कुल लागत दी है। निम्नलिखित तालिका में श्रम का कुल उत्पादन दिया हुआ, कुल उत्पादन दिया हुआ है हमें, सॉरी मैं लागत बोल देता हूँ, उत्पादन, ओके। तो कुल उत्पादन दिया हुआ हमें और हमें क्या है श्रम की इकाइयां दी हुई हैं, हमसे क्या निकालना है, श्रम का औसत उत्पाद निकालना है, सीमांत उत्पाद निकालना है। सिंपल है, चलिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है सॉल्यूशन। बस ये तालिका इसका आंसर रहने वाला है, ये तालिका इतना बना दीजिए पेपर में, फुल आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इस तालिका के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए, उसे हम जान लेते हैं कैसे मतलब वैल्यू रखनी है। देखिए हमें श्रम दिया, कुल उत्पाद दिया हुआ, सिंपल है, ये हमने कॉपी पेस्ट है, ये तो 2 अलग अपने एडिटर्स कॉपी पेस्ट किए हैं। हमें निकालना क्या है, औसत उत्पाद निकालना है, सीमांत उत्पाद निकालना है। औसत उत्पाद को पहले कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल सिंपल है भैया, औसत उत्पाद का अगर फॉर्मूला हम बात करते हैं, ओके, औसत उत्पाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ औसत उत्पाद यानी एपी हम लिख सकते हैं, ओके। तो औसत उत्पाद बराबर हमारा क्या किया जाता है, इसमें हमने क्या किया, औसत उत्पाद निकालने के लिए जो हमारा टीपीएल यानी हमारा जो कुल उत्पादन है उसमें हमें किस का भाग लगाना है, श्रम का भाग लगाना है, ओके। श्रम यानी एल यहाँ लिखा हुआ, उसी के लिए एल लिख दिया, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, बस ये हमें पता है तो बन जाएगा हमारा सब। तो औसत उत्पाद निकालने के लिए हमें कुल उत्पाद में से क्या है श्रम का भाग लगा देना है, 0 का भाग लगाएंगे कुछ नहीं आएगा, 15 में से 1 का भाग लगाएंगे 15 आएगा, 35 में भाग 2 करेंगे 17.5 आएगा, 50 का भाग 3, 35 का भाग अगर आपके यहाँ 2 में करेंगे 17.5, 50 का भाग 3 में करेंगे 16.66, 40 का भाग 4 में करेंगे 10, 48 का भाग आपके यहाँ 5 में करेंगे 9.6 निकल आता है। सिंपल है औसत उत्पाद, बस इतना सा पता होगा आप निकाल लेंगे। फिर सीमांत उपयोगिता क्या है, ओके, मतलब सीमांत उत्पाद क्या है, सीमांत उत्पाद में क्या होता है फॉर्मूला देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता उत्पाद को हम क्या है एमपी बोलते हैं, तो ये होता है आपका क्या होता है डेल टीपी अपॉन क्या हो जाएगा डेल पी, ओके। इसका मतलब क्या है, ओके, मतलब है कि यदि आपका डेल टीपी यानी होता है आपका कुल उत्पाद, ओके। तो यदि एक इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उत्पाद में क्या परिवर्तन आ रहा है वो आपका सीमांत उत्पाद देख लेते। कुल उत्पाद आपको सीमांत उत्पाद निकालने के कुल उत्पाद में से क्या है
नई वाली घटाई में से पुरानी वाली इकाई को घटाना पड़ता है। 15 में से 0 जाएंगे तो आपको 15 आएगा, 35 में से 15 जाएंगे 20 आएगा, 50 में से 35 जाएंगे 15 आएगा, 40 में 50 जाएगा तो -10 आएगा, -10, 40 से 50 घटाएंगे -10 आएगा, 48 में से आप 40 घटाएंगे 8 आएगा। तो इस प्रकार से रहता है। ओके, तो ये आपको बताया जा रहा है, आपको परिवर्तन की चीज बताई जा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। औसत उत्पाद निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ भाग लगाना पड़ता है। ओके, और इसमें आपको सीमांत उत्पाद निकालने के लिए क्या है, कुल उत्पादन में क्या है, नई इकाई में से पुरानी इकाई को हटाकर हम निकालना पड़ता है। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर से पूछा जा रहा है, ये भी हमारे इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या दिया, इकाई इसमें भी दी हुई है हमको, साथ ही इसमें अब हमें क्या दिया, औसत उत्पाद, एपी यानी औसत उत्पाद दिया हुआ है। तो निकालना में क्या है, निकालना है कुल उत्पाद निकालना है, सीमांत उत्पाद निकालना है। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले तो वही जो दो हमें कॉलम में 2 कॉपी कर लेना है। या हमारा श्रम दिया हुआ है, यहाँ क्या इकाई दी हुई है और एपी दिया, औसत उत्पाद दिया हुआ है। कुल उत्पाद निकालना, सीमांत उत्पाद निकालना, बस इतना आसान है, कंप्लीट आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन निकालना कैसे उसे हम समझ लेते हैं। या मैंने थोड़ा फॉर्मूला लिखा, तो अभी आप फॉर्मूला जिसमें मैं बता रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। ओके, ताकि आपको याद रखे, दोबारा पढ़ें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा निकला कैसे। कुल उत्पाद निकालने के लिए सिंपल है, गुणा कर देना पड़ता है। कुल उत्पाद यानी टीपी, टीपी बराबर होता है दोस्तों आपका एपी गुणे हो जाएगा एल। तो यानी आपको इकाई से क्या है, औसत एपी का गुणा कर देना। 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 4 3 क्या हो जाएगा 12, 4.25 के 4 में गुणा करेंगे 17 आ जाएगा, 5 चौको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3.5 गुणा 6 करेंगे 21 आएगा। सिंपल है। तो एपी बराबर यानी टोटल उत्पाद निकालने के लिए को औसत उत्पाद में से आपको एल यानी इकाइयों को गुणा करना है। सीमांत उत्पाद देख लेते कैसे निकाला है। सीमांत उत्पाद यानी एपी, एपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वही जो पहले हम निकाली चुके सेम उसी बार से। कुल उत्पाद में से हमें क्या करना है, नई वाली इकाई में से पुरानी वाली इकाई घटाना। 2 का 2 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएंगी 4, 12 में 6 जाएंगी 6, 17 में से 12 जाएंगी 5, 20 में से 17 जाएंगी 3, 21 में से 20 जाएंगी 1। सिंपल है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें नई वाली इकाई में से पुरानी वाली इकाई को घटाना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, कुल उत्पाद से सीमांत उत्पाद निकाल सकते हैं। सिंपल है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां। प्रश्न क्रमांक हमारा 22वां क्या है, ये सब हमको डाटा दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय हमको निकालना है। सिंपल है, देख लेते हैं राष्ट्रीय आय कैसे निकालना, थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, आगे मैं आपको डिटेल से वीडियो बता दूंगा। बस इसके बाद से आपका निकलने वाला है। देखिए, एक तो आपका क्या होता है, आय होता है, व्यय होता है। इन चीजों से किससे आपको आय प्राप्त हो रही है, राष्ट्रीय आय निकालने जिससे इन चीजों से आय प्राप्त हो रही है। ओके, तो आपको क्या है, आय जितने भी आय जिन चीजों से आय प्राप्त हो रही है उनको आपको जोड़ देना है, आपका राष्ट्रीय आय निकल आएगा। तो ये कि कर्मचारी को परिश्रम, इससे हमें क्या आय प्राप्त होगी। लाभांश से हमें आय प्राप्त होने वाली, अवितरित लाभ, देखिए लाभ है लेकिन ये अवितरित अभी वितरित कर देंगे तो हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो ये हमारे व्यय में जाएगा, ये भी हमारे व्यय में जाएगा। लगान से हमें पैसा मिल रहा है, ये हमारे लाभ में जाएगा। ब्याज से पैसा मिल रहा है, ये भी हमारे लाभ में जाएगा। ओके, मतलब हमारे आय में जाएगा। ओके, आय में जाएगा। मिश्रित आय हमारा, ओके, ये हमारा व्यय में जाएगा। तो इस टाइप से आपका रहने वाला है। मूल्यह्रास भी हमारा क्या है, हास हो रहा है, इसलिए हमारा ये हमारा व्यय में जाएगा। तो हमारा जितना भी आपका हो रहा है आय वाली चीजें सबको जोड़ देना। तो ये सब हम जोड़ देंगे कि एक आपका पारिश्रमिक जुड़ेगा, लगान जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा, लाभांश जुड़ेगा, सबको जोड़ देंगे, इस पास से आ जाएगा। थोड़ा और आप इसे अच्छे से अपनी तरफ से डिटेल से देख लीजिएगा। ओके, इसका मैं क्लियर कंसेप्ट आपको कर दूंगा आगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा क्वेश्चन किस प्रकार से है, ये आपको दिया हुआ, इसमें क्या है, मूल्यह्रास की हमें गणना करनी है। ये सब हमको चीजें दी हुई, आंकड़े दिए हुए हैं। देख लेते हैं मूल्यह्रास की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो मूल्यह्रास के लिए आपको फॉर्मूला होता है, पहले राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप समझ जाएगा। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला ये होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय माइनस एनआईपी। बस ये फॉर्मूला प्राप्त याद कर लेना है आपको, बस सब में की वैल्यू रख दीजिए। आपको जो डाटा से देखकर देख लीजिए, मूल्य राष्ट्रीय आय में 850 दी है। ओके, जीडीपी में क्या है 1100 दी है। मूल्यह्रास हमें निकालना ही है। विदेशी से प्राप्त आने वाला आय में क्या 100 दिया हुआ है। एनआईपी हमको कितने दी, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया 150। सॉल्व कर देंगे, हमारा क्या 200 करोड़ आ जाएगा। सिंपल है, इस प्रकार से निकालना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 23वां। गुणन क्रिया विधि को क्या काल्पनिक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये आपका होता है गुणन क्रिया विधि, किस के द्वारा आपको समझा देना है आपको गुणन क्रिया विधि को। गुणन होता क्या है, विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाला जो परिवर्तन के बीच परिणात्मक संबंध होता है वो हमारा का गुणन कहलाता है। किस के दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, अलग से आप कहेंगे तो मैं आपको पूरा ये किस का पूरा टॉपिक समझा दूंगा। इंपॉर्टेंट है, याद करके आपको रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अथवा में, जब स्वायत्ता निवेश और उपभोग व्यय 50 करोड़ रुपए हुए, सीमांत बचत इतना दिया हुआ है, जिससे हमें दिया है प्रत्याशित समस्त मांग निकालनी है। तो पहले में क्या क्या दिया हुआ उसे हम लिख लेते हैं। आय का स्तर में क्या 4 करोड़ रुपए दिया हुआ है। स्वायत्ता निवेश और उपभोग में व्यय यानी ए बराबर 50 करोड़ दिया है। सीमांत बचत प्रति एमपीएस बराबर दिया है 0.2। आगे हम सॉल्व करेंगे, हमें एमपीसी चाहिए पड़ेगा। एमपीएस दिया है, एमपीसी कैसे निकालना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी बता ही था, एक से आपको घटा देना है। ओके, क्योंकि एमपीएस और एमपीसी का योग कितना होता है, 1 होता है। तो एमपीसी निकालने के लिए एक माइनस के कर देंगे, एमपीएस कर देंगे, तो हमारा 0.8 आ जाएगा एमपीसी। ये सिंपल है, यहाँ बताया भी जा रहा है। बस हमारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, फॉर्मूला में पता है किसका, आपका प्रत्याशित समस्त मांग का। प्रत्याशित मांग का आपका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो ए प्लस सी गुणे वाई हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या है वो समझ लीजिए। ए आपका क्या है, ए आपका यही है स्वायत्त निवेश और उपभोग व्यय,
सी आपका क्या है, सी है एमपीसी के लिए कहा गया, शॉर्ट में लिख दिया गया है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को यहाँ सी लिखा गया है। वाई हमारा क्या है, आय का स्तर है, बस वैल्यू सबकी पुट कर दी, हमारा इतना आ जाता है। तो प्रत्याशित समझ में हमारी कितनी आ जाती है, 3250 करोड़, यही हमको चाहिए था, सिंपल है। यहां से हमें क्या पता चल जाता है, ये देखिए वर्तमान आय हमारी कितनी अभी है, वर्तमान आय 4000 है, प्रत्याशित समस्त क्या है 3250 है, यानी कितने का अंतर है, 750 करोड़ का अंतर है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं है। कैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको किसी काम में करने में 100 रुपए लगने हैं, लेकिन आपने खर्च कितने कर दिए, 150 रुपए, तो आपको 50 रुपए का घाटा हुआ ना, बस सेम उसी प्रकार से उस काम करने के लिए आपको क्या है 3250 करोड़ देने हैं, आप लगा दिया है 4000 करोड़, यानी 750 करोड़ आपको कमी पड़ रही है, अधिपूर्ति पड़ रही है, इसलिए आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, संतुलित थोड़ी होगी। तो इसलिए वही बताया जाए, इस बार से आपको निकलना है। शॉर्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ओके, आगे आपका जिस टॉपिक आपको समझ में दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लॉन्ग में डिटेल से मैं आपको वीडियो आपको बनाकर देता रहूंगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र के कंप्लीट मॉडल का सॉल्यूशन समझा है। आपको बहुत चीजें समझाई मैंने, समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रॉपर तैयारी अभी समय है आपके पास, ओके 2 महीने आपके पास अच्छे से है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आई हो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।